नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 7 को। यह आपकी 16 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। यह आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट आपको मिलती है, ये असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको सेल्फ कीजिए, खुद कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद करोगे तो खुद का आंकलन या मूल्यांकन कर पाओगे कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना आपने सीखा। अगर आप खुद नहीं कर सकते, किंतु परंतु है, या खुद नहीं करना चाहते, तो भी एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए। पहले आप इस असेसमेंट वर्कशीट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को, अपने आंसर्स को आप इस वीडियो के साथ मैच या टैली कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। ये जो हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 है, इसमें हमें जो टोटल क्वेश्चंस दिए गए वो दो टॉपिक पर बेस्ड रहेंगे। दो टॉपिक हमें दिए गए, एक तो है पद परिचय जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है, और दूसरा हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। तो सबसे पहले हम इन दोनों को दोबारा से समझेंगे, उसके बाद इन्हीं पर आधारित रहेंगे हमारे आज के इजी क्वेश्चंस। बच्चों, आप जान चुके होंगे कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। ओके, जो वाक्य में हम शब्द प्रयोग में लाके आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे राधिका नाचती है। ओके, अब इसमें राधिका नाचती है, ये क्या है? ये शब्द है, ये पद कहलाएंगे। ठीक, पद समझ में आ गया। पद क्या होता है कि जब हम वाक्य में किसी शब्द को प्रयोग में लाते हैं तो उसको हम कहते हैं पद, और वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है उनको हम पद कहेंगे। अब बात आती है कि पद परिचय क्या होता है। पद परिचय ये होता है कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है उसका परिचय देना। परिचय समझते हो ना? जैसे हम इंट्रो देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। क्लास में नया टीचर आता है, या फिर आप नए स्कूल में जाते हो, नए क्लास में, नए सेक्शन में जाते हो, तो आपको बोला जाता है कि अपने आप का इंट्रो दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। आप परिचय देते हो, बताते हो ना कि ये मेरा नाम है, वो मैं वहाँ से आता हूँ, पिछली क्लास में मैं वहाँ था, तो वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। ऐसे ही जो पद होता है, पद तो शब्द हो गए ना, पद हो गए, उसका परिचय देना कि पद क्या है, क्या वो संज्ञा है, क्या वो सर्वनाम है, कौन सा वो पुरुष है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, तो वो पद का परिचय हो गया। ओके, समझ में आ गया ना? पद क्या है? शब्द है जो वाक्य में आया, और उसका परिचय देना। परिचय देना मतलब उसके बारे में बताना कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो उसको हम कहेंगे पद परिचय। यानी पद परिचय का मतलब होगा कि उनकी स्थिति बताना, कि उनका लिंग बताना, उनका वचन बताना, कारक बताना, या फिर जो अन्य संबंध है वो बताना, वो पद परिचय हो जाएगा। यानी शब्द की हमें एक तरीके से पूरा पोस्टमार्टम करना है कि क्या है, कहाँ से आया, कहाँ रहता है, सब कुछ क्लियर। तो ये आपका होता पद परिचय। पिछली वर्कशीट में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसी कंसेप्ट को समझा था। अब उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है इस वर्कशीट का, वो है वाक्य। रचना के आधार पर जो वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य सार्थक शब्दों का एक समूह होता है, और वो व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। ओके, सार्थक शब्दों का एक समूह होगा, और वो क्या होना चाहिए? एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। उसको हम बोलेंगे क्या? वाक्य कहेंगे। ओके, वाक्य के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरे की बात को हम समझ पाते हैं। जैसे श्याम स्कूल जाता है। ओके, अगले माह से आपके एग्जाम, आपकी परीक्षा होने वाली है, तो ये वाक्य है। अब देखिए, सार्थक शब्दों का ये समूह है ना, और ये क्रमबद्ध तरीके से, तभी तो आप समझ पाए। अगर मैं इनको आगे पीछे कर देता तो हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आती। ओके, तो इससे हम दूसरों की बातों को समझते हैं और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको हम वाक्य बोलते हैं। अब जो वाक्य होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य होता है जिसके बारे में हम बात करें, जैसे अगले माह से आपकी परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा क्या? उद्देश्य, परीक्षा की बात करें। ओके, और क्या बता रहे हैं परीक्षा के बारे में? अगले माह से होने वाली है, तो जो बताते हैं हम उद्देश्य के बारे में, वो कहलाता विधेय। अब जो वाक्य होते हैं वो रचना के आधार पर, रचना मतलब बनावट के आधार पर, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका सरल वाक्य, दूसरे हो गए आपके संयुक्त वाक्य, तीसरे हो गए मिश्र वाक्य। अब इसमें से सरल वाक्य कौन से होते हैं? सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। एक ही मुख्य क्रिया, यानी एक ही उद्देश्य होता है, और एक ही घटना का वर्णन किया जाता है, एक ही सूचना दी जाती है, एक ही जानकारी दी जाती है, तो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे वह स्कूल जाता है। ठीक, साधारण सा वाक्य, वह स्कूल जाता है। अब ये क्या है? ये आपका सरल वाक्य है। तो उसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चला, संयुक्त। संयुक्त मतलब जोड़ना। जुड़ेंगे कब? जब एक से ज्यादा वाक्य होंगे। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक से जुड़ जाते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे और से, अथवा से, या से, इसलिए से, इस प्रकार के जो योजक शब्द हैं उनसे जुड़े होते हैं, दो उपवाक्य होंगे, तो उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक, उसके बाद तीसरा जो हमें दिया गया वो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से होती हो
उन्हें हम मिश्र वाक्य कहेंगे। लेकिन ऐसा तो संयुक्त वाक्य में ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, संयुक्त वाक्य में वो योजक से जुड़े होंगे, यानी कि दोनों वाक्य एक तरीके से स्वतंत्र होंगे। जबकि यहां पर उल्टा है, यहां पर क्या है कि दो वाक्य तो हो सकते हैं दो, लेकिन एक प्रधान होगा, एक चौधरी होगा, एक सरपंच होगा, दूसरा पंच होगा, यानी कि दूसरा गौड़ होगा, कम महत्वपूर्ण होगा, उसको बोलेंगे हम मिश्र वाक्य। ठीक, तो दोनों चीजें समझ गए। चलिए अब इसी पर आधारित दिए गए हमें आज के कुछ आसान से क्वेश्चंस इस आंकलन वर्कशीट में, तो इनको हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि वह पत्र लिखता है, ठीक, ये हमारा हो गया, वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय देना हमें। ओके, वह क्या है, ये रेखांकित है, इसका परिचय देना है। तो हमें चार विकल्प, चार ऑप्शन दिए गए। पहला है ये सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। पहली चीज, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है, पहली चीज आप सबसे पहले आपको एक चीज तो पता होगी, एक वचन बहुवचन पता होता है ना, कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो सबसे पहले यही फाइंड आउट कीजिए कि एक वचन है या बहुवचन है। अब देखिए वह क्या है, ये एक वचन है, एक वचन है, तो इसमें आपका बहुवचन तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, इसमें बहुवचन दिया गया, इसमें बहुवचन दिया, यानी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी भी आपका नहीं हो सकता, इसमें बहुवचन है, सी भी नहीं हो सकता, ये बहुवचन है। अब रह गया आपका फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब इसमें देखिए कि सर्वनाम है, सर्वनाम है ना, बिल्कुल सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे राम अच्छा विद्यार्थी है, ओके, वह सदा समय पर स्कूल आता है। अब राम की जगह हमने वह को यूज कर लिया, तो वह क्या, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। अब ये सर्वनाम है, ये तो सही है, ठीक। अब ये उत्तम पुरुष है, भाई उत्तम पुरुष नहीं होता। अब उत्तम पुरुष क्या होते हैं पता ना आपको, जैसे इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं मैं, हम, ओके, खुद जिसमें शामिल हो वो उत्तम पुरुष होता है। ये उत्तम पुरुष है नहीं है। मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष कौन सा होता है, जो सामने वाला, तुम, आप, वो मध्यम पुरुष है। ये मध्यम पुरुष भी नहीं है। ये कौन सा, अन्य पुरुष है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पहले दो विकल्प दिए गए, यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे बहुवचन दिए गए और ये बहुवचन नहीं है, ठीक, बहुवचन है नहीं है। वह पत्र लिखता है, वह अकेला है, ठीक। दूसरा, इसमें अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी में उत्तम पुरुष दे दिए गए, जबकि ये उत्तम पुरुष भी नहीं है, वैसे मध्यम पुरुष भी नहीं है ये, ओके, ये तो अन्य पुरुष है। तो चारों ही विकल्प आपके सही नहीं है, ये भी रोंग, ये भी रोंग, ये भी आपका रोंग है और ये भी रोंग है। अब इसको करना क्या है, कौन सा आप करेक्ट करोगे, या आप अपने टीचर से डिस्कस करोगे, अपने मैम या सर को बताइए कि इसमें चारों ही विकल्प सही नहीं है, क्या करें हम, वो आपको बता देंगे कि क्या करना है। एक एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक। अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड आपको दिए गए, राम ने रावण को मारा। वाक्य में रेखांकित पद का हमें परिचय देना। रेखांकित कौन सा है, रावण, ठीक, रावण के बारे में हमें बात करनी है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया कि ये संज्ञा है, ठीक, किसी व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा, व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्लियर। उसके बाद ये कि बहुवचन है, भाई बहुवचन तो नहीं है, तो ये पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा, ये संज्ञा है, सही बात है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही बात है। ये एक वचन है, ये भी सही है। ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना, ये भी सही है। ये कर्ता कारक है, कर्ता नहीं है, कर्ता तो यहाँ पे राम है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक। कर्ता ने, कर्म को, रावण को, तो ये कर्म कारक है, आता ना, आपको कारक आते होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये कौन सा है, कर्म कारक है। अब अगले को देखिए, यहाँ पे सर्वनाम है, भाई यहीं से कहानी खत्म हो जाती है, ये तो संज्ञा है, सर्वनाम है नहीं है। डी को देखते हैं, डी है, ये संज्ञा है, ठीक। एक बार देखिए, ये आपका संज्ञा है, ये आपका व्यक्तिवाचक है, ये आपका एक वचन है, ये आपका पुल्लिंग है, ये कर्म कारक है, सब कुछ सही है। तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। पहले में कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है और सेकंड में आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक, डी विकल्प सही रहेगा। तीसरा देखिए, मैं कलम से लिखता हूं। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय देना। रेखांकित पद क्या है, कलम, ठीक, इसका परिचय देना। अब कलम क्या, पहला इसमें विकल्प देखिए कि ये संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है, संज्ञा ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, तो ये वस्तु का नाम है तो ये संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल नहीं, व्यक्ति का नाम थोड़ी, ये तो जातिवाचक है, जातिवाचक है ना, कलम कोई भी हो सकती है, तो ये जातिवाचक है, तो पहला हमारा सही नहीं है। दूसरे को देखते हैं, ये संज्ञा है, बिल्कुल सही है, जातिवाचक है, बिल्कुल सही है, एक वचन है, बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग है, कलम से लिखता हूँ, कलम स्त्रीलिंग होती है ना, स्त्रीलिंग होती है, ओके। करण यहाँ पे कारक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, करण यहाँ पे कारक है, तो ये आपका बी विकल्प है, मुझे सही लग रहा है, ठीक।
चलिए एक बार हम सी और डी तक घूम के आते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा सही होगा। उसके बाद सी में कहा गया कि ये संज्ञा है, जातिवाचक है, बहुवचन। बहुवचन कहाँ से आ गया, ये तो एक वचन है, तो सी भी नहीं है हमारा सही, यानी कि ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। डी को देख लीजिए, ये सर्वनाम है, भाई सर्वनाम नहीं है, ये तो संज्ञा है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, बी, ठीक। और जो आपका सेकंड था उसमें कौन सा सही था, उसमें आपका डी सही था। फर्स्ट में कोई भी सही नहीं था, करेक्ट आंसर कोई भी नहीं था। अब हम फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ जो दिए गए उसको देखिए, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। वाक्य में रेखांकित पद का हमें परिचय देना, पेड़ों से इसका परिचय देना। पेड़ों से, पेड़ क्या है, संज्ञा है, सही बात है। जातिवाचक है, ये भी सही है, क्योंकि पेड़ है, एक जाति को रिप्रेजेंट करा, कोई एक विशेष पेड़ की बात नहीं करें। बहुवचन है पेड़ों से, ये भी सही है। पुल्लिंग है, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है, ओके। ये सब कुछ डिटेल यहाँ पर सही बैठ रही है। सेकंड देखिए, बी ऑप्शन, ये संज्ञा है, बिल्कुल सही है। जातिवाचक है, सही है। बहुवचन है, सही है। स्त्रीलिंग है, पेड़ स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक। और करण कारक भी यहाँ पर नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सी है, ये संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, और ये पुल्लिंग है, संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है। एक वचन नहीं है, ये तो बहुवचन, पेड़ों की बात करें, पेड़ की बात नहीं करें, तो आपका सी भी करेक्ट नहीं है। डी दिया गया, ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। जातिवाचक है, ठीक है। बहुवचन है, ठीक है। पुल्लिंग है, ठीक है। अपादान कारक है, ओके। इसमें क्या दिया गया, अपादान कारक, कर्ता ने करण को कर्म से, ओके, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद अपादान से होता है, से अलग वाला, तो ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला है, उसमें भी सब कुछ दिया गया, लेकिन यहाँ पे अपादान कारक भी दिया गया, से का भी बताया गया, से अलग होना, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, ये आपका डी सही आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ देखिए, वाह क्या गोल दागा है, वाह क्या गोल दागा है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें इन्होंने पूछा कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए, इसमें रेखांकित तो कोई है ही नहीं, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो वाह शब्द है, ठीक। अंदाजा लगाया हमने कि वाह शब्द है, जिसको रेखांकित करना है, ये भूल गए। तो वाह शब्द क्या है, इसमें पहला कि ये अवयव है। अवयव क्या होता है, अविकारी शब्द को अवयव बोलते हैं। अव्यय, जो अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, अवयव जिनको बोला जाता है। अविकारी कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिनका लिंग वचन से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसमें बदलाव नहीं आएगा। जैसे वाह क्या गोल दाग है, अब लड़का दाग रहा है या लड़की दाग रही है, वाह तो वाह ही रहेगा, ओके। तो ये अवयव शब्द है, ठीक है। विषम्य बोधक है, बिल्कुल सही है। हर्ष बोधक है, बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरे में दिए गए ये क्रिया विशेषण है, ये तो नहीं है। तीसरे में दिए गए सर्वनाम, ये भी नहीं है। चौथे में अवयव दिया गया, लेकिन इसको शोक बोधक कर दिया गया, तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा, ए करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखिए 1 to 5, फर्स्ट जो दिया गया इसमें कोई भी करेक्ट आंसर आपका नहीं है, सभी रोंग है। जो बी दिया गया इसमें रावण है, यहाँ पर आपका रावण के बारे में हमें बताना है, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद कलम से लिखता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा। ये संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, ठीक। इसमें देखिए कि आपका, एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पे क्या है, कि ये संज्ञा है आपका, जातिवाचक है, एक वचन भी है, स्त्रीलिंग कलम से लिखता हूँ, कलम है स्त्रीलिंग होता है, और करण कारक है, तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट में आपका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, सेकंड में आपका डी करेक्ट आंसर है, थर्ड में आपका बी करेक्ट आंसर है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, इसमें आपका डी करेक्ट आंसर है, और जो लास्ट हमने किया है उसमें आपका ए करेक्ट आंसर है। तो ये फर्स्ट 5 हो गए, नोट कर लिए, दैट्स ग्रेट। अब हम सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड हमारा पार्ट है, जिसमें हमें पूछे गए प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य से, ठीक। तो यहाँ पे छठा जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पे वाक्य का भेद कौन सा है। सिंपल सा वाक्य है, ओके, तो सरल वाक्य ये, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, तो सरल वाक्य को ढूंढ लीजिए, हमारा पहला विकल्प है, तो आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा। बी है, बरसात हुई और हम भागने लगे। रचना के आधार पे वाक्य भेद कौन सा है, तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला ये सरल वाक्य है, दूसरा ये मिश्र वाक्य है, तीसरा संयुक्त वाक्य है, चौथा ये कर्ण वाक्य है। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, ये संयुक्त वाक्य है। बरसात हुई और हम भागने लगे, दो अलग अलग उपवाक्य जो और से जुड़े हैं, योजक से जुड़े हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्लियर। तीसरा, शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। शिक्षिका ने कहा और फिर क्या कहा, कल छुट्टी रहेगी, तो ये क्या है, ये आपका मिश्र वाक्य है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। उसके बाद, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं। अब देखिए, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो
संज्ञा वाले होते हैं उनकी एक आसान सी पहचान होती है, वो कीस से स्टार्ट होते हैं उपवाक्य। तो मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, तो यहाँ पे कौन चाहती है, मेरी माँ चाहती है, जो कि संज्ञा है, तो यहाँ पर ये संज्ञा उपवाक्य है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद मैं जानता हूं कि बारिश होने वाली है। अगेन हम बाकी चीज़ों के पचड़े में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ पहचान कर लेते हैं कि की का प्रयोग किया गया, तो ये आपका संज्ञा उपवाक्य रहेगा। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी है इसमें सी करेक्ट आंसर रहेगा, सी जो 8 दिया गया इसमें आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, 9th है इसमें आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, और 10th है इसमें आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 7। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।